नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विवेक शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के चैनल जिसका नाम है टेक सरल। दोस्तों, आज की जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं ऑल अबाउट सोसाइटी। दोस्तों, आज की हमारी तीसरी वीडियो है ऑन द एनजीओ सीरीज। जैसे कि हम लोगों ने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था कि अगर एक बार आपने अपना एनजीओ या एनपीओ बनाने का सोच लिया है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका ट्रस्ट, दूसरा सोसाइटी और तीसरा सेक्शन 8 की कंपनी। तो दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी क्या होती है, वो कैसे बनती है, यही सारी चीज़ें डिस्कस आज हम अपनी वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, सीए सुनील रस्तोगी जी और सीए आदित्य जी। सर, सीए सुनील रस्तोगी जी, आदित्य जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक्स फॉर कमिंग सर। तो दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक सोसाइटी के बारे में। सर, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा सुनील सर कि ये सोसाइटी होती क्या, व्हाट इज सोसाइटी एक्चुअली? विवेक जी, आपने बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसका जो स्कोप है वो बड़ा वाइड है। सोसाइटी को एक्सप्रेस करना इज नॉट सो इजी, बट मैं ब्रीफ में बताऊंगा सोसाइटी बेसिकली है क्या। जनरली क्या होता है कि लोग सोसाइटी वर्ड को जगह जगह यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए लेमन लैंग्वेज में कि भाई आप कहाँ रहते हो, विवेक जी ने कहा आप कहाँ रहते हो, तो मैं कहता हूँ, मैंने कहा कि जी मैं वैशाली में एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहता हूँ, तो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ सोसाइटी। ठीक है, ये बड़ा एक लेमन इंटरप्रिटेशन है कि मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ। तो बेसिकली सोसाइटी का मीनिंग है एक ग्रुप ऑफ पीपल, a collection of people with a common territory and culture and interacting with each other। यानी कि हम कुछ लोगों का मिलाकर के ग्रुप ऑफ पीपल एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर आप भी रहते हो, मैं भी रहता हूं, आदित्य जी भी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग फैमिली के लोग हैं, हम एक साथ इकट्ठे रहते हैं, तो वहां पर एक एक फॉर्मेशन हो जाता है। वो फॉर्मेशन क्या है? एक सोसाइटी। ये सबसे छोटा रूप है एक सोसाइटी का। इससे थोड़ा सा बड़ा रूप है कि जहां पर एक ही विचारों के, एक ही थॉट प्रोसेस के, एक ही कल्चर के लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं। सपोज मैं रहता हूं नोएडा में, आदित्य जी रहते हैं दिल्ली में, आप रहते हैं सपोज चंडीगढ़ में, हम अलग रहते हैं, बट हमारा जो कॉमन इंटरेस्ट हमने डिराइव किया और हमने मिल करके एक फॉर्मेशन किया जिसको कहते हैं सोसाइटी। तो मैं थोड़ा सा विवेक जी बताऊंगा हल्का सा कि एक होता है कम्युनिटी। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर थोड़ी सी हैबिट है कि जब मैं किसी बात को डिफाइन करता हूँ तो उसका प्रॉपर मीनिंग लोगों के अंदर जाए। एक कम्युनिटी होती है। अब मैं सपोज एक सोसाइटी के अंदर रहता हूँ, तो सोसाइटी के अंदर मैं हूँ रस्तोगी, कुछ अग्रवाल रहते हैं, कुछ शर्मा रहते हैं, कुछ कायस्थ रहते हैं, कुछ बंगोली रहते हैं, कुछ अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। ठीक है, अब उन कल्चर्स को सबको मिला करके बनी एक सोसाइटी। अब वो जो कल्चर है, वो कल्चर क्या है? अलग अलग है। सपोज एक दुर्गा सेलिब्रेशन है, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन है, उस सेलिब्रेशन को करने के लिए जो लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, दैट इज नॉट सोसाइटी, दैट इज कम्युनिटी। तो क्या हुआ कि कम्युनिटी एक छोटा सा शब्द है जिसमें कि कुछ लोग एक ही विचारों के, एक ही ट्रेडिशन को चलाने वाले एक ही प्लेस पे बैठे हैं और किसी भी चीज को सेलिब्रेट करते हैं, या पर्टिकुलर पार्किंग को लेकर के सपोज सोसाइटी में झगड़ा हो जाए कि भाई तुमने मेरी गाड़ी यहाँ क्यों लगा दी, तुम गाड़ी हटाओ यहाँ से, लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। कई लोग इकट्ठे हो जाएंगे, भाई दिस इज वेरी रॉन्ग, ये गाड़ी गलत जगह लगा दी है, तो वहां पर जो लोग इकट्ठे होंगे वो भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ, दैट इज नॉट सोसाइटी। तो मीनिंग भाई कि सोसाइटी उन लोगों का, उन पर्सन्स का एक ग्रुप है
जो कि एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सोसाइटी कभी भी एक फैमिली के लोगों को मिलाकर नहीं बन सकती, कभी भी अलग अलग फैमिली के लोग होंगे तब बनेगी। दूसरा, सोसाइटी के अंदर एक जो खास विशेषता होती है वो ये होती है कि सोसाइटी पर्सन्स को मिलाकर के बनती है। अब पर्सन्स का मीनिंग क्या है? लास्ट टाइम आदित्य जी ने डिस्कस किया था सेक्शन 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उसमें डिफाइन किया है पर्सन। पर्सन में इंडिविजुअल हो सकता है, एचएफ हो सकता है, कंपनी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, कोई एक ग्रुप हो सकता है। ये सब मिला करके 4-5 इंडिविजुअल्स हो गए, एक संस्था हो गई, सबको मिला करके वो एक सोसाइटी फॉर्म होती है, जिसको हम बेसिकली सोसाइटी बोलते हैं। एंड सोसाइटी में एक मीनिंग और है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी यूज किया जाता है वहां पे, बट दैट इज नॉट गवर्न बाय द सोसाइटी विच वी आर डिस्कसिंग हियर। तो थोड़ा सा मैं, विवेक जी आप अनुमति दे 2 मिनट और डिफाइन करूं मैं सोसाइटी को कि क्या है। श्योर सर, श्योर श्योर, बिल्कुल। हाँ, एक होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, जिसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आप बात कर रहे हैं कि चैरिटेबल पर्पज के लिए, ठीक है। तो एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1950, इस तरह के बहुत सारे सोसाइटीज को गवर्न करने के लिए एक्ट है, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। वो भी कहीं ना कहीं इसका एक पार्ट है। बट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 बेसिकली है, जिसको हमने डिस्कस करना है, जो कि कई ग्रुपों को, कई लोगों को, कई पर्सन्स को मिला करके बनता है। तो ये दिस इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी। सर अब इसका जो फंडामेंटल है कुछ मैं बता दूं तो, और आप राइट सर बताएं प्लीज प्लीज। जी जी जी, बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया शर्मा जी कि सोसाइटी कई लोगों को मिलाकर के, कई ग्रुपों को मिलाकर के बनता है। तो उसके लिए जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मिनिमम 7 पर्सन्स जो कि अलग अलग ब्लड रिलेशन के होंगे, उनको मिलाकर के बनता है। और जनरली क्या होता है सोसाइटीज में, एक लेमन लैंग्वेज में बता दूं कि सपोज हमारा एक पर्पज है, हम उस पर्पज को पूरा करने के लिए 7 लोग ने मिलकर के प्लानिंग किया, अलग अलग फैमिली के, तो एक सोसाइटी फॉर्म हो जाती है। इस सोसाइटी को गवर्न करने के लिए जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है, उसने जो एक्सप्लेन किया है, उसके हिसाब से इसमें बनता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसा कि हमारा सेक्शन 8 कंपनीज में या कंपनीज एक्ट में जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं, वहां पर एमओए एओए बनता है, यहां पर बनता है मेमोरेंडम एसोसिएशन, जिसमें 7 लोगों की एक लिस्ट होती है जो कि एक गवर्निंग बॉडी का काम करती है। तो वो एक मेमोरेंडम एसोसिएशन तैयार होता है। एक तैयार होता है रूल एंड रेगुलेशन, जो कि रूल करेगा, जो कि आदित्य जी डिटेल में बताएंगे आपको, वो होगा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ फीस लगती है, वो फीस जमा होगी, उसका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आदित्य जी बताएंगे। मैं बस एक चीज बताना चाहूंगा इसमें छोटी सी, कि दिस इज ए डिफरेंट फ्रॉम ट्रस्ट। ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव एक हो सकता है, बट सोसाइटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है ट्रस्ट के साथ से। तो उसके जो 1-2 डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं, जो ट्रस्ट से जो डिफर करता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है ट्रस्ट का, वो होता है वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू द ट्रस्ट के अंदर, जबकि हमारी सोसाइटी में होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। यानी कि ट्रस्ट के अंदर हम एक अमाउंट, एक प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल को हम उसके अंदर डालते हैं और ट्रस्ट डीड में उसको मेंशन करते हैं, तब एक ट्रस्ट तैयार होता है। बट इन द केस ऑफ सोसाइटी, उसमें कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको अचीव करने के लिए बनाया जाता है, उसमें इस तरह का कॉर्पस का जरूरी नहीं है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरा है एक डिफरेंस इसमें मैनेजमेंट। इसमें जो मैनेजमेंट है
ट्रस्ट के अंदर जो मैनेजमेंट है वो सारा ट्रस्टी द्वारा किया जाता है। इसके अंदर सोसाइटी के अंदर एक गवर्निंग बॉडी होती है, जिसको हम बोलते हैं मैनेजिंग कमेटी भी बोलते हैं, गवर्निंग बॉडी भी बोलते हैं। वो पूरे सोसाइटी के सिस्टम को मैनेज करती है। एक इसमें हो सकता है, एक फर्क है ट्रस्टी के अंदर, ट्रस्ट के अंदर एक ही फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, सोसाइटी के अंदर नहीं हो सकते। एक फैमिली से सिर्फ एक मेंबर ही हो सकता है, बाकी फिर वो दूसरी फैमिली से होगा। एक ये डिफरेंस है। ट्रस्ट के केस में जो ट्रस्टी की जो टर्म होती है, यानी कि उसका जो ट्रस्टी होने का जो पीरियड है वो लाइफ टाइम है, अनटिल अनलेस वो रेजिग्नेशन दे और वो एज ए ट्रस्टी रिजाइन करके बाहर हो जाए। बट सोसाइटी के केस में ऐसा नहीं है। सोसाइटी के केस में लिमिटेड पीरियड के लिए गवर्निंग बॉडी का मेंबर होता है, ठीक है, बट उस पीरियड के बाद वो एग्जिट हो जाएगा। री इलेक्शन में वो फिर एज ए मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है। एक ये डिफरेंस है। एक इसके अलावा जो मेंबरशिप की जो ट्रांसफर है, क्योंकि ट्रस्ट के अंदर वो मेंबर ही नहीं होते, तो ट्रस्ट के अंदर जो मेंबरशिप वाला प्रोविजन लागू नहीं होता। लेकिन सोसाइटी के केस में मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एक सोसाइटी बनाई जिसमें मैं एक मेंबर हूं, तो मैं सोचता हूं कि यार मैं मैं अब मेंबरशिप रखना नहीं चाहता अपनी, तो मैं आदित्य जी को बोला कि भाई आदित्य जी मैं अपनी मेंबरशिप आपको देता हूँ। ये नहीं हो सकता सोसाइटी के केस में। तो ये डिफरेंस होता है। अब जो ट्रस्टी होते हैं, ये जो गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर्स होते हैं, ये नेचुरली अपनी सोसाइटी के लिए या अपने ट्रस्ट के लिए काम करते हैं, तो इनको कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है। रेम्यूनरेशन ये नहीं कि जो ये मेहनत करते हैं उसके बदले में इनको कुछ मिलता है, ताकि भाई इनका आने जाने का खर्चा है, या ये एज ए पर्टिकुलर रेगुलर कोई काम कर रहे हैं, इनको हल्का सा कोई सैलरी टाइप का मिल जाता है। वो कौन गवर्न करता है? ट्रस्ट डीड में गवर्न होता है ये ट्रस्ट के केस में। और सोसाइटी के केस में ये अप्रूवल लेनी पड़ती है गवर्निंग बॉडी से, जो अप्रूवल देती है कि भाई हाँ इस मेंबर्स को इस काम के बदले ये पैसा दिया जाए। और लास्ट इसका जो डिफरेंस है, वाइंडिंग अप, यानी कि खत्म करना है, जब इसको वाइंड अप करना है, तो ट्रस्ट के केस में ये इरिवोकेबल होता है, यानी कि ट्रस्ट कभी खत्म नहीं होता अनटिल अनलेस कुछ सरकमस्टांस होते हैं जो कि हमने पिछली बार कवर किए थे। बट सोसाइटी के केस में क्या होता है कि ये वाइंड अप हो सकती है जबकि 3/5 मेंबर, यानी कि 60% मेंबर इच्छा रखते हो कि भाई इस सोसाइटी को वाइंड अप कर दिया जाए। तो ये बेसिकली ट्रस्ट और सोसाइटी के अंदर ना थोड़े से जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम लोगों के पास क्लाइंट आते हैं, वो पूछते हैं कि भाई हम सोसाइटी बनाए या ट्रस्ट बनाए, तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं ये उनको समझने में आसान हो जाएगा कि ट्रस्ट बेटर है या सोसाइटी बेटर है। तो विवेक शर्मा जी, मैंने थोड़े से डिफरेंस बताए। अब सर आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करा कि सोसाइटी के बारे में। सर इसमें से सर मेरा एक क्वेश्चन है सुगी जी, अभी आपने एक बात बताई थी हमें कि हम सोसाइटी के केस में ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप अलाउड नहीं है। सर इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप अलाउड नहीं है, बट हम मेंबर्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। यस, बिल्कुल ठीक आपने क्वेश्चन पूछा आदित्य जी। मैं कहता हूं कि भाई जैसे शेयर सर्टिफिकेट है मेरे पास, है ना, तो मैं अपना शेयर आपको दे दूं और आप उसके मेंबर बन जाए, ये नहीं हो सकता। इसमें मैं रिजाइन करूंगा, सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी मेरे रेजिग्नेशन को अप्रूव करेगी, मैं बाहर हो गया, आपने एप्लीकेशन दी, आप इन हो गए। मेरी मर्जी नहीं चलेगी कि मैं अपनी मेंबरशिप छोड़ करके आपको दे दूं। दिस इज द पॉइंट टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्निंग बॉडी। सर एक क्वेश्चन और है कि एक अभी हमने बात करी थी कि रेम्यूनरेशन टू मेंबर्स जो काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, उनको अगर हम रेम्यूनरेशन देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। सर यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, आप भी इस पे अपना ओपिनियन दीजिए कि जैसे मान लीजिए हम 12 ATG के लिए जाते हैं चैरिटेबल सोसाइटीज को लेकर, तो वहां पर एक कंडीशंस होती है कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको किसी भी तरह की हम कोई बेनिफिट नहीं देंगे इन द फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड
या किसी भी और फॉर्म में हम उनको कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। तो सर वहां पर मुझे लगता है कि अगर हम 12A ATG के लिए जाना चाहते हैं तो हमें रेम्यूनरेशन वाला पार्ट होल्ड करना पड़ेगा। हम रेम्यूनरेशन देने से हमें कहीं ना कहीं बचना होगा, है ना? आदित्य जी, मैं इस पॉइंट को ऐसे क्लियर कर सकता हूँ कि यदि कोई मेंबर है, सर इसमें मैं सपोज एक रिटायर्ड आदमी है, सर मैं वो इसमें मेंबर थोड़ी बनता है। सर मैं इसमें एक छोटा सा ऐड कर देता हूँ, उसके बाद इसको कंटिन्यू रखें। जो मेरे को लगता है आदित्य के क्वेश्चन पे, अगर जैसे कोई बंदा अगर केवल डेडिकेटली इसी काम के लिए आया है, केवल वो इसी काम के लिए कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो अगर उसको हम रेम्यूनरेशन देंगे भी तो भी ATG या 12A से उसका कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए। दैट्स माय ओपिनियन। मेरा भी यही मानना है, बिल्कुल, है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सुनील सर प्लीज कंटिन्यू करें आप आगे। हाँ, जैसे कोई रिटायरमेंट आदमी है और वो उसको ऑफिस भी नहीं जाना होता है, वो पूरे दिन मेंबर्स के जो सोसाइटी का जो ऑफिस है वहां पर बैठता है, पूरे दिन वहां पे काम करता है, लोगों से चेक कलेक्ट करता है, उसको कहीं अपने बाहर भी निकलना होता है किसी काम से, उसकी ट्रेवलिंग भी लगती है, उसको बहुत सारे इस तरह के काम करने होते हैं। तो उसका नेचुरली उसको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन एज ए सैलरी यदि हम देते हैं, दैट इज नॉर्मल, जैसे कि एज प्रिवेलिंग टू अदर। यदि हम किसी को एम्प्लॉय रखते हैं अपनी सोसाइटी में तो उसको भी तो हम सैलरी देंगे ना। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। यदि वो मेंबर भी यदि हमारे लिए वही काम करता है, हम उसको वैसे ही अमाउंट देते हैं, तो दैट इज वेरी रीजनेबल एंड अलाउबल। उसमें 12A और ATG से कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम एक्सेसिव अमाउंट देते हैं तो दिक्कत आ सकती है। राइट सर। आदित्य जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आदित्य जी, अगर हमारा एक बार ये मन बन गया कि हमको सोसाइटी बनाने, तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हमारे सोसाइटी को बनाने के लिए? जी विवेक जी, इसमें बताना चाहूंगा कि हम लोग जब सोसाइटीज बनाने के लिए जाते हैं तो वैसे इसमें ज्यूरिसडिक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन कई बार डॉक्यूमेंट्स थोड़ा बहुत चेंज होते हैं, बट फिर भी एक मैं बेसिक फॉर्मेट बता देता हूँ कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट करने होंगे। फर्स्टली हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा बाईलॉज, जो संस्था के हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये दो डॉक्यूमेंट हमें सेल्फ सर्टिफाइड बाय 3 मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द सोसाइटी, मतलब 3 मेंबर्स कोई भी जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं वो सर्टिफाई करेंगे ट्रू कॉपी। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये दो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके विद लिस्ट ऑफ डिजायरस पर्संस एंड लिस्ट ऑफ गवर्निंग बॉडी, ये दो लिस्ट जाएंगे मेंबर्स की। और इन डॉक्यूमेंट के साथ जो हमारा प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस है, जैसे कि एक यूटिलिटी बिल हो गया रिसेंट का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है, वाटर बिल कवर हो सकता है, इसके अलावा लैंडलाइन बिल कवर हो सकता है, और इसके साथ हमें रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, और एक NOC चाहिए होगी हमें ऑनर से 10 रुपए के नोटराइज्ड स्टैम्प पेपर पर। इसके अलावा हमें कुछ एफिडेविट्स चाहिए होते हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से, जैसे कि प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी उसमें एफिडेविट में बताता है कि अगर हमारा नाम कल को किसी और ऑलरेडी बनी हुई सोसाइटी से मैच करता है तो हम उसको चेंज कर देंगे। इसके अलावा वो एफिडेविट के थ्रू क्लेम करता है कि अगर हमारी सोसाइटी में कोई भी 2 मेंबर्स फैमिली रिलेशन में नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है उनका। और इसके अलावा दिल्ली में स्पेशली आजकल 1-2 एफिडेविट्स और डिमांड करे जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेंगे इस संस्था के अंदर। ये सारे जितने भी मेंबर्स हैं गवर्निंग बॉडी के, उन सबको सेपरेटली अलग अलग एफिडेविट पर लिख के देना होता है कि हम कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेंगे। इसके अलावा एक एफिडेविट जाता है, ये भी अभी रिसेंटली स्टार्ट करा गया है, कि हम कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम नहीं करेंगे सोसाइटी के अंदर। लैंड की खरीद बेच या फिर कोई प्रॉपर्टी का तो हम कोई ट्रांजैक्शन इसका, तो हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे सोसाइटी के अंदर। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट जाते हैं। इसके अलावा KYC ऑफ मेंबर्स जाती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जाती हैं सारे मेंबर्स की। अच्छा, और इसके बाद आदित्य विवेक जी बताइए। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि 7 मेंबर्स हमारे होने चाहिए, अगर 7 मेंबर्स मेरे विद इन दिल्ली के होंगे तो मेरी वो सोसाइटी दिल्ली से बाहर काम नहीं कर सकती, और अगर ऑल ओवर इंडिया से वो 7 मेंबर होंगे तो हम ऑल ओवर इंडिया काम कर पाएंगे, राइट? यहाँ पे मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि अगर हमें स्टेट लेवल पर काम करना है तो हमें 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। वो 7 मेंबर्स किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें नेशनल लेवल पर काम करना है तो वहां पर 7 मेंबर्स हमें अलग अलग स्टेट से चाहिए, और टोटल हमें 8 मेंबर्स चाहिए। मतलब टोटल 8 मेंबर्स, जिसके अंदर 7 मेंबर्स अलग अलग स्टेट से होने चाहिए।
तब जाकर हम नेशनल लेवल पर काम कर पाएंगे। और विवेक जी, मैंने डॉक्यूमेंट्स लगभग बता दिए, इसमें अगर और आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज मुझसे छूट गई हो तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर और क्लैरिफाई कर देता हूँ चीजें। नहीं सर, जो मैं इसको समराइज करूं तो बेसिकली 7 मेंबर्स हैं, उन सबके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ये सारे हमको लगेंगे। ठीक है, अगर हमारी सोसाइटी अगर कोई रेजिडेंशियल या कहीं भी है उसका रेंट एग्रीमेंट लगेगा। ठीक है, कि हम सोसाइटी और बिजली का बिल वगैरह ये जो डॉक्यूमेंट बोले हैं इसमें एक डॉक्यूमेंट और लगना चाहिए जो कि एडवाइजरी है बट वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेंट लेटर। होता क्या है कि ये सारे डॉक्यूमेंट हम किसी ना किसी तरह से प्रोक्योर तो कर लेते हैं, बट एक उनका होना चाहिए कंसेंट लेटर कि भाई आई एम एग्री टू बी ए मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी एंड अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द सोसाइटी। ये कंसेंट लेटर भी लगना चाहिए अलोंग विद द फोटो, और उस पर उनके साइन हो, एड्रेस लिखा हो। मेरे को लगता है कि इस वीडियो के बाद देखने के बाद हमारे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी प्रोफेशनल जिन्होंने सोसाइटी बनानी है, उनको सोसाइटी के बारे में सारा A to Z क्लियर हुआ होगा और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी एकदम अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि वो लास्ट तक इसको जरूर देखें, सो दैट कि ये जितने भी हमारे लाइक जो भी डाउट्स होंगे आपके सोसाइटी के वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो अब मैं आप दोनों का सर, स्पीकर सर सुनील जी और अदिति जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर आए और मैं अपनी ऑडियंस से लाइक अब बोलूंगा कि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें जो इसी सोसाइटी टाइप्स ऑफ सोसाइटीज के बारे में होंगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू विवेक जी। थैंक यू सर, थैंक यू।